नमस्कार दोस्तों। जब हम ग्लोबल पावर की बात करते हैं तो अक्सर हम मिसाइल्स, आर्मीज, ऑयल और टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं। लेकिन दुनिया के हिस्ट्री और प्रेजेंट को थोड़ा ध्यान से देखें तो एक बात बार बार सामने आती है। जहां खाना और फर्टिलाइजर का कंट्रोल होता है, वहां स्टेबिलिटी और पावर भी होती है। आज के वीडियो में हम इसी साइलेंट सिस्टम को समझेंगे, जहां फूड और फर्टिलाइजर सिर्फ एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट नहीं रहे, बल्कि जियोपॉलिटिक्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोप के कई देशों ने यह रियलाइज किया कि सिर्फ वेपन्स स्ट्रांग होने से वॉर नहीं जीता जा सकता। जर्मनी और जापान जैसे देशों ने फार्मिंग आउटपुट और फर्टिलाइजर सप्लाई पर भी फोकस किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर फूड सप्लाई कोलैप्स हो गई तो आर्मी और पॉपुलेशन दोनों सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ जो नेवल ब्लॉकेड लगाया, उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ मिलिट्री सप्लाईज रोकना नहीं था, बल्कि फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर्स और रॉ मटेरियल्स को ब्लॉक करना भी था। इस ब्लॉकेड के बाद जर्मनी में राशन और फूड शॉर्टेजेस बढ़ने लगे। ये हिस्ट्री का एक क्लियर लेसन था। फूड सिक्योरिटी पावर सिक्योरिटी होती है। वॉर के बाद भी ये लॉजिक खत्म नहीं हुआ। कोल्ड वॉर के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन दोनों ने फूड प्रोडक्शन और फर्टिलाइजर कैपेसिटी को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में देखा। यूएस ने सरप्लस फूड ग्रेन्स को डिप्लोमेसी के टूल के तौर पे यूज किया, जबकि सोवियत ब्लॉक ने फर्टिलाइजर और मैकेनाइजेशन पर हैवी इन्वेस्टमेंट किया। ये सब इसलिए था क्योंकि फूड डिपेंडेंसी किसी भी देश को वल्नरेबल बना सकती है। अब मॉडर्न दुनिया में आते हैं, जहां डायरेक्ट वॉर्स कम हो गए हैं, लेकिन प्रेशर टैक्टिक्स ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो चुकी है। आज इसे कहा जाता है वेपनाइजेशन ऑफ फूड एंड इनपुट्स। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई देश खुलेआम भूख को वेपन बोले, बल्कि ये होता है कि सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, एक्सपोर्ट्स रोके जाते हैं, फर्टिलाइजर शिपमेंट्स डीले होते हैं, या प्राइसेस को इतना वोलेटाइल बना दिया जाता है कि इंपोर्टिंग कंट्रीज प्रेशर में आ जाती है। इसका सबसे रीसेंट और क्लियर एग्जांपल रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद देखा गया। रशिया और यूक्रेन मिलाकर दुनिया के लगभग 30% व्हीट एक्सपोर्ट्स, 60% सनफ्लावर ऑयल एक्सपोर्ट्स और नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर का भी एक बड़ा हिस्सा सप्लाई करते हैं। जैसे ही ब्लैक सी पोर्ट्स डिसरप्ट हुए, ग्लोबल व्हीट और एडिबल ऑयल प्राइसेस शार्पली बढ़ने लगे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एडवाइजरीज में क्लियरली लिखा कि एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल फूड प्राइसेस को डिस्टेबलाइज कर रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने वार्न किया कि फूड सप्लाई डिसरप्शन के कारण अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जैसे रीजन्स में फूड इनसिक्योरिटी शार्पली बढ़ने वाली है। इंडिया इस ग्लोबल पिक्चर का सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं था। एडिबल ऑयल प्राइसेस इंडिया में भी बढ़े, क्योंकि इंडिया अपना लगभग 60% एडिबल ऑयल इंपोर्ट करता है। व्हीट और राइस के प्राइसेस पर प्रेशर बढ़ा, जिसके बाद इंडिया ने एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस का डिसीजन लिया। यह डिसीजन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए था, लेकिन इसका ग्लोबल इंपैक्ट भी हुआ। रूटर्स और ब्लूमबर्ग जैसे इंटरनेशनल आउटलेट्स ने लिखा कि इंडियाज फूड एक्सपोर्ट डिसीजंस आर नाउ इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल मार्केट्स, क्योंकि इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर है। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया के डिसीजंस अब सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिसी नहीं रहे, बल्कि ग्लोबल फूड सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। अब फर्टिलाइजर पर ध्यान देते हैं, क्योंकि यही जियोपॉलिटिक्स का भी डीपली इन्वॉल्वमेंट होता है। फर्टिलाइजर्स सिर्फ फार्म इनपुट नहीं है। फर्टिलाइजर का मतलब है नेचुरल गैस, क्योंकि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स गैस से बनते हैं। नेचुरल गैस दुनिया में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। रशिया, मिडिल ईस्ट और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज गैस रिच हैं। इसीलिए फर्टिलाइजर प्रोडक्शन भी इन रीजन में कंसंट्रेटेड हो गया है। जब यूरोप में 2022-23 के दौरान गैस क्राइसिस आई, तो फर्टिलाइजर प्लांट्स बंद होने लगे और ग्लोबल सप्लाई गिर गई। इसका इंपैक्ट इंपोर्टिंग कंट्रीज पर तुरंत पड़ा। इंडिया का फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल इसी पीरियड में लगभग 2.25 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो नॉर्मल ईयर्स के कंपैरिजन में लगभग डबल था। इसका मतलब सिर्फ सरकारी खर्च बढ़ने का नहीं था, बल्कि फिस्कल प्रेशर और इन्फ्लेशन मैनेजमेंट पर भी असर पड़ा। फर्टिलाइजर महंगा हुआ तो फार्मिंग कॉस्ट बढ़ी तो फूड प्राइसेस पर प्रेशर आ गया। यानी जियोपॉलिटिक्स गैस के थ्रू फर्टिलाइजर तक और फर्टिलाइजर के थ्रू आपकी थाली तक पहुंच जाती है। एक और एंगल जो अक्सर मिस हो जाता है, वो ये है कि फूड और फर्टिलाइजर क्राइसिस का इंपैक्ट हर देश पर बराबर नहीं होता। रिच कंट्रीज के पास महंगा खरीदने की कैपेसिटी होती है, पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज के पास ये ऑप्शन नहीं होता।
इसी वजह से ग्लोबल प्राइस शॉक का सबसे ज्यादा असर अफ्रीका, साउथ एशिया और वेस्ट एशिया के लो इनकम रीजन्स पर पड़ता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डेटा के मुताबिक 2023-24 में 340 मिलियन से ज्यादा लोग सीवियर फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे थे, जिसमें मेजर रीजन प्रोडक्शन फेलियर नहीं बल्कि हाई प्राइसेस और सप्लाई डिसरप्शन था। एक्सपर्ट्स इस सिचुएशन को हंगर जियोपॉलिटिक्स के फ्रेमवर्क में समझते हैं, जहां अफोर्डेबिलिटी भी पावर डायनामिक्स का हिस्सा बन जाती है। इंडिया इस पूरे सिस्टम में एक यूनिक जगह पर खड़ा है। एक तरफ इंडिया खुद फूड सिक्योरिटी के लिए फाइट कर रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ इंडिया के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी, बफर स्टॉक्स और पॉलिसी टूल्स भी है। इसीलिए इंडिया का रोल बैलेंसिंग एक्ट जैसा है। डोमेस्टिक स्टेबिलिटी भी मेंटेन करनी है और ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है। इसीलिए जब इंडिया एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाता है तो वो सिर्फ इकोनॉमिक डिसीजंस नहीं होता बल्कि ग्लोबल फूड डिप्लोमेसी का हिस्सा भी होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया अगर फर्टिलाइजर में सेल्फ रिलायंस बढ़ाता है, अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स जैसे बायो फर्टिलाइजर्स और एफिशिएंसी बेस्ड इनपुट्स को स्केल करता है और फूड रिजर्व्स को साइंटिफिक तरीके से मैनेज करता है, तो इंडिया सिर्फ अपने रिस्क को कम नहीं करेगा बल्कि ग्लोबल फूड स्टेबिलिटी में भी एक स्टेबलाइजिंग फोर्स बन सकता है। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया अब सिर्फ प्राइस टेकर नहीं बन रहा है बल्कि धीरे धीरे प्राइस शेपर की तरफ मूव कर रहा है। इस पूरी डिसीजन का एक क्लियर टेक अवे है, आज फूड और फर्टिलाइजर सिर्फ एग्रीकल्चर के टूल्स नहीं रहे, ये जियोपॉलिटिकल लीवर्स बन चुके हैं। जिस देश के पास सप्लाई का कंट्रोल होता है उस देश के पास नेगोशिएशन पावर होती है और जहां सप्लाई अनसर्टेन होती है वहां इनस्टेबिलिटी पैदा होती है। इसीलिए दुनिया आज फूड को सिर्फ कमोडिटी नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक रिसोर्स के रूप में देख रही है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव किसी कंट्री को ब्लेम करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि जब आप फूड प्राइसेस, फर्टिलाइजर शॉर्टेज या एक्सपोर्ट बैन्स के बारे में न्यूज सुनते हैं तो उन्हें आइसोलेटेड इवेंट्स ना समझ के उनके पीछे हिस्ट्री, ग्लोबल सप्लाई चेन्स और पावर रिलेशंस का एक बड़ा फ्रेमवर्क होता है। और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम अगले लॉजिकल सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर फूड और फर्टिलाइजर इतने पावर रखते हैं तो ऑयल, एनर्जी और जियोपॉलिटिक्स मिलकर इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं? इसी पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।